Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू से दैट आई नो गैप बहुत बड़ा है और कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, तो मैं व्यूअर से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर ये चैप्टर आपको ना समझ में आए और थोड़ा सा ब्रेक लगे तो आप पहले वाले चैप्टर को दोबारा सुन सकते हैं और फिर इस चैप्टर को सुनिएगा, तो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी. ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं. जान बेड के सामने खड़ा हुआ था और ईबो जान को देख रहा था. जान भी ईबो को देख रहा था. दोनों की नज़रें लगभग एक दूसरे के ऊपर थी, पर ये नज़रें आज कुछ अनजान लग रही थी. कुछ पल में कुछ बदल गया था, पर पता नहीं क्या. जान के कांपते हुए हाथ उसके रोब के ऊपर थे. वो धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश कर रहा था और ईबो की मुट्ठियां भी बिछती जा रही थी, पर उसने अपनी पलकों को झपकाया नहीं और ना ही जान ने. दोनों के बीच जैसे मान लो कोई स्टेयरिंग गेम चल रहा हो. जान ने जैसे ही उस रोप के उन गांठ को खोला, एकाएक ईबो ने अपनी पलकों को झपका लिया और वो पीछे की तरफ मुड़ गया. उसने अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, कंटिन्यू. मुझे लगता है कुछ पीने के लिए होना चाहिए. ये कहते हुए ईबो अपने हाथों से वहीं साइड में रखे हुए ड्रॉर को जल्दी जल्दी खोलने लगा. वो कितना हड़बड़ाया हुआ है ये उसके एक्शंस बता रहे थे, पर फिर भी वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था. जान भी ईबो को कंप्लीटली देख रहा था. उसे ये सब कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. ये पहली बार नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को नेकेड देखेंगे, बट आज पता नहीं क्यों जान ईबो की उन निगाहों के आगे अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था. ईबो ने जैसे ही खुद को जान की नज़रों से दूसरी तरफ किया, उसकी आंखों से वो आंसू निकल गए जिसे वो रोक कर बैठा हुआ था. उसने वहीं बॉटल को खोला और उसे धीरे धीरे खोलने लगा. वो एक एक्सपेंसिव वाइन की बोतल थी. जान ने भी खुद का चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया. दोनों एक दूसरे की ओर पीठ करे हुए बैठे थे. जान ने उन रोप्स को धीमे से अपनी बॉडी से नीचे किया और अपने शोल्डर से लगभग हल्का सा स्लिप कर दिया. ईबो ने अपनी निगाहों को जब जान की तरफ किया तो जान उसके सामने बिल्कुल बेयर बॉडी के साथ खड़ा हुआ था. उसकी अपर रोप निकल चुके थे, पर जान की बॉडी के ऊपर जो ईबो ने देखा वो ईबो को लगभग तोड़ने के लिए काफ़ी था. एक बहुत लंबा कट लगभग जान की नेक से होता हुआ उसकी स्पाइन तक जा रहा था. वो स्टिचेस ईबो को याद दिलाने के लिए काफ़ी थे कि जान किस दुख दर्द से गुजरा होगा. जान अपनी लोअर हाफ को भी खोलने वाला था, पर ईबो ने जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया. जान की आंखों में आंसू थे, उसकी पलकें झुकी हुई थी, पर ईबो अपनी आंखों से, उन खाली आंखों से जान को देख रहा था. उसने जान के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसे करीब और करीब हो गया. वो जान को चिन से उठाकर अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करने लगा. जब जान ने अपनी उन आंसू भरी आंखों से ईबो की तरफ देखा तो ईबो का सारा सेल्फ कंट्रोल लगभग टूट चुका था. उसके अंदर कुछ तो बिखर रहा था, कुछ तो टूट रहा था जिसे वो संभालना चाहता था. इसीलिए उसने जान के लिप्स को कैप्चर किया और वो बस उसे किस करने लगा. वो जान के बालों में अपने हाथों को घुमाने लगा. जान ने भी अपने आप को कम्प्लीटली ईबो को सबमिट कर दिया था. दोनों एक दूसरे के प्रति सबमिसिव थे. आज कोई डोमिनेंट होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस एक दूसरे को फील करने की कोशिश कर रहे थे. ईबो ने धीमे धीमे जान के उन बेयर चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को घुमाया और धीमे धीमे अपने हाथों को वो जान की बैक की तरफ ले गया जहाँ वो स्टिचेस थे. वो उन स्टिचेस के ऊपर अपने हाथों को ले जाकर फील करने की कोशिश कर रहा था. कहीं ना कहीं जान भी ईबो की इन हरकतों को महसूस कर पा रहा था. वो धीरे से ईबो के कान में मौन करने लगा. ईबो ने जान को फ्लिप किया और अब वो जान की बेयर नेक के ऊपर वहीं उन स्टिचेस के ऊपर किस करने लगा. वो किस सॉफ्ट था, वार्म था, कितना केयरफुल था ईबो. ये सब कुछ करते हुए जान महसूस कर पा रहा था. वो अपनी पीठ के ऊपर ईबो की ठंडी उंगलियों को, उस गर्म सांसों को महसूस कर रहा था और जैसे जैसे ईबो आगे बढ़ रहा था जान एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था. आज इतने सालों के बाद जैसे उसके अंदर कोई एक जो तड़प थी वो धीमे धीमे शांत हो रही हो या बढ़ रही हो, कहना मुश्किल था, क्योंकि जितना ज़्यादा ईबो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जान उतना ही अनकंट्रोल हो रहा था. जान ने तुरंत उन दोनों की सिचुएशन को फ्लिप किया और अब जान ईबो के ऊपर था. जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज़्यादा ही डेलिकेटली हैंडल कर रहे हैं? मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ. ईबो ने जान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही. ये कहते हुए ईबो जान की तरफ इंटेंसली देखने लगा. एक जान की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई हो, फिर भी उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया. उसने कहा, नो नेवर.
मैं आपके सामने आज कंप्लीट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसी इंटेंसिटी के साथ मुझे छुएं जैसे आप पहले छूते थे। मैं ये डेलिकेट टच बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोंट डोंट प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करो जैसे कि मैं कोई नाजुक कांच की गुड़िया हूँ। ये कहते हुए जहान अपने आप को ईबो की तरफ प्रेस करने लगा। ईबो ने जहान को अपनी तरफ खींचा और उनकी पोजीशन को वापस फ्लिप किया। अब ईबो जहान के ऊपर था। उसने जहान की निगाहों में देखते हुए कहा, नो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता एंड आई थिंक हमें यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। ये कहते हुए ईबो ने वहीं से वाइन की बोतल उठाई और लगभग जहान को वहीं ऐसे छोड़कर वो कमरा छोड़कर जा चुका था। जहान को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। कुछ पल के लिए जैसे वो पूरी तरीके से थम गया था, नम हो गया था। उसकी आंखों से आंसू कब निकल गए उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। उसकी निगाहें अभी भी उस बंद गेट की तरफ थी जहाँ से ईबो निकल कर गया था। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे लेकिन जहान बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था। वो अभी भी वहीं उन आधे खुले रोप्स के साथ लेटा हुआ था। उसने खुद को वहीं उस बिस्तर पर निढाल छोड़ दिया। अपने पूरी बॉडी को अपने हाथों से कवर कर कर वो रोने लगा। उसने कहा, क्यों क्यों आखिर हुआ क्या? देखा उसका फोन बजने लगा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया तो देखा उसके ऊपर डॉक्टर शाह का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत उस फोन को उठाया और कहा, हेलो हेलो डॉक्टर जोए। डॉक्टर जोए ने कहा, तुमने अपना इंजेक्शन लिया? जहान को अचानक याद आया कि उसने अपनी दवा तो ली ही नहीं। उसने कहा, नहीं। डॉक्टर जोए ने कहा, नहीं लिया? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा इंजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी पूरी बॉडी इस वक्त हीटेड होगी। चेक करो अपने आप को, तुम्हें बुखार आ रहा होगा। जहान ने अपनी बॉडी को छुआ तो उसे वाकई महसूस हुआ कि वो कितना ज़्यादा हॉट हो रहा है। उसकी बॉडी में वाकई कितनी ज़्यादा हीट है। उसने कहा, मैं भी लेता हूँ। ये कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। अब जाकर जहान को कहीं एहसास हुआ था कि वो उसे क्यों यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। जहान ने अपने कांपते हुए हाथों से वहीं पड़े हुए अपने लगेज को खोला और उसमें से अपना मेडिकल किट बाहर निकाला। उसने वहीं इंजेक्शन को बाहर निकाला और अब उस इंजेक्शन को खुद में लगा लिया। उसको फीवर था, अभी धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हो रहा था। जैसे ही उसने खुद को इंजेक्शन लगाया उसने वहीं अपने आप को छोड़ दिया, मेडिकल किट को साइड किया और वहीं लेट गया। उस ब्लैंकेट से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। वो अभी भी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ इस वक्त उसे ईबो के साथ होना चाहिए था, पर ईबो से छोड़कर चला गया। जहान ने अपने आप से ही सवाल पूछा, अगर मुझे फीवर था भी तो एटलीस्ट गा को मेरे पास रुकना चाहिए था। उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जहान तुम्हें हुआ क्या। अगर ये पुरानी सिचुएशन होती तो इस वक्त गा डेफिनेटली मेरी केयर कर रहे होते, पर आज तो वो मुझे ये अकेला छोड़कर चले गए। क्यों? जहान जैसे जैसे इस सवाल खुद से पूछ रहा था उसके आंसू और ज़्यादा बह रहे थे। उसका पूरा बॉडी अब कांप रही थी। वो गर्म शरीर बेशक हो, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। कुछ ही पल में दवा ने अपना असर किया और जहान कब सो गया उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ। जैसे ही जहान सो गया एकाएक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और ईबो अपने ठंडे कदमों के साथ उस कमरे में आया। वो वहीं जहान के बगल में बैठ गया। उसने जहान के हाथों को अपने हाथों में लिया। वो देख सकता था कि जहान बहुत गहरी नींद में जा चुका है। ईबो ने अपनी उस ठंडी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी मेरी ज़रूरत नहीं है और एटलीस्ट उस हालत में जिस हालत में तुम अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो वहाँ मेरी क्या ज़रूरत है। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़ दूँ, एटलीस्ट उस पल तक के लिए जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली जहान के उस पाम के ऊपर किस किया और फिर जहान को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करता हुआ वो रूम को छोड़कर जा चुका था। जो रात उन दोनों के लिए थी, उन दोनों की बाहों में बीतनी चाहिए थी, वो रात आज इतनी ठंडी गुजर रही थी जिसका एहसास उन दोनों की टूटे हुए दिलों को था। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, तड़प कर एक दूसरे के पास आना चाहते थे, पर शायद सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो चाहकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे। बेशक एक दूसरे के बहुत पास उन्होंने खुद के जिस्म को महसूस किया हो, पर रूह आज बहुत दूर थी। आज एक ऐसी दरार उन दोनों के बीच में थी जिसे वो चाहकर अभी तो नहीं भर पा रहे थे। पूरी रात इसी तरीके से एक दूसरे से उलझते हुए गुजर गई। जैसे ही चांद ने उस आसमान को छोड़ा था और अगले दिन की दस्तक हुई थी, सूरज ने भी अपनी आंखें अब उस ठंडे से आसमान के अंदर खोल ली थी। धीमे धीमे जैसे जैसे सूरज का वो प्रकाश उस आसमान में फैल रहा था, गर्माहट बढ़ रही थी। पर कोई एक शख्स था जो अभी भी अपनी सुकून की नींद में सो रहा था। उसके लिए अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी सुबह उसके लिए दूर थी और ये दूर बहुत दूर था। लगभग कुछ घंटों के बाद जैसे ही रोशनी
उस कमरे के अंदर दाखिल होती है, जहान का वो खूबसूरत सा चेहरा उस सूरज की रोशनी में चमकने लगता है। जहान ने अपना चेहरा वही रजाई के अंदर छिपाते हुए कहा, अभी नहीं उठना मुझे। ये कहते हुए जहान ने करवट ली और वो फिर अपने आप को ढककर लगभग गहरी नींद में पहुंच गया। लगभग आधे घंटे बाद जब जहान की नींद अचानक टूटी तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और के कमरे में है। उसने झटके से खुद को खड़ा किया और जो पहली नजर थी उसकी पड़ी थी वो थी सामने वाली घड़ी पर। लगभग उसे चीखते हुए कहा, माय गॉड 10 बज गए, गा को तो ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया होगा। ये कहते हुए जहान लगभग बिस्तर छोड़कर भागने लगा, पर वो इससे पहले कि 2 कदमों को और बढ़ा पाता वो अचानक जमीन पर गिर गया। शेट जहान, कब कब बदलोगे तुम अपनी आदत को? अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। ये कहते हुए जहान ने अपने आप को धीमे से वही सहारा लेकर खड़ा करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ पैर को थोड़ा सा मसाज किया और लगभग काम होते हुए एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अब सब कुछ ठीक है, उसने वहीं में पड़े हुए अपने रोप्स को पहना और धीमे धीमे कदमों को आगे बढ़ाने लगा। पूरा कमरा शांत था। जहान ने महसूस किया कि ईबो शायद रात में लौटा नहीं था। ये चीज़ उसके दिल को ठंडक देने के लिए काफ़ी थी। फिर भी उसने पूरी हिम्मत कर दरवाज़ा खोला और बाहर जैसे ही कदम रखा उसे एहसास हुआ कि पूरा घर भी लगभग शांत है, कोई भी घर के अंदर नहीं है। जहान ने फिर भी हिम्मत कर आवाज़ दी, गा क्या आप यहाँ हैं? जहान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पूरा हॉल खाली था, ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं था, किचन में भी कोई खटपट की आवाज़ नहीं आ रही थी। जहान जानता था कि ईबो मेड्स नहीं रखता, इसीलिए कोई मेड का इस घर के अंदर होना लगभग नामुमकिन था। फिर भी जहान इस वक्त ईबो को देखना चाहता था। इस टाइम पे ईबो शायद हॉल में होना चाहिए था। जहान ने एक बार घड़ी की तरफ निगाहें घुमाई तो उसे एहसास हुआ 10 बज रहे हैं। हो सकता है गर्ल स्टडी रूम में हो। ये सोचते हुए जहान स्टडी रूम में पहुंच चुका था, पर जैसे ही उसने स्टडी का दरवाज़ा खोला स्टडी रूम भी पूरा खाली था। जहान ने कहा, गा आप आखिर है कहाँ? ये कहते वो आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने अपने कदमों को बढ़ाया एक आवाज़ ने उसके कदमों को रोक दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज़ और तेज हो गई थी। जहान ने लगभग उसी दिशा में अपने कदमों को बढ़ाया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और जो चीज़ सामने थी वो जहान के कदमों को रोकने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी ब्यूटीफुल कैट उसकी बनी बू थी। जहान लगभग भागता हुआ उस कैट के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपनी उन आंखों से देखने लगा जिसमें हल्के से आंसू आ चुके थे। वो कैट भी अचानक से किसी और शख्स के उसके करीब आकर लगभग भौचक्की हो गई थी, इसीलिए वो खुद को जहान की बाहों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। जहान ने उसके चिन को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम मुझे भूल गई? लुक एट मी, देखो मुझे, मैं हूँ तुम्हारा जहान। ये कहते हुए जहान बहुत सारे किसेस उस कैट के ऊपर करने लगा। धीरे धीरे वो कैट भी जहान की उस स्मेल को जैसे इनहेल कर रही थी और वो शांत हो गई थी। जहान ने कहा, माय बनी बू, तुम मुझे यहाँ मिलोगे, मैंने सोचा नहीं था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और तुम यहाँ गा के घर में क्या कर रही हो? ये कहते हुए जहान अब आगे बढ़ने लगा। वो अब दोनों हॉल में आ चुके थे और जहान काउच पर बैठ गया था। कैट जहान की लैप में बैठी हुई थी। जहान ने उस कैट को उठाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जवाब दो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम गा के पास रहोगी। गा तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ना। ये कहते हुए जहान ने उस कैट को पिंच किया। वो कैट भी अपने पंजे से जहान को देखने लगी। वो नॉन स्टॉप अनब्लिंकिंगली जहान को देख रही थी। जहान ने एक किस उस कैट की नोज पर किया और कहा, लगता है तुम बहुत ज़्यादा खाने लग गई हो। देखो कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हो। लगता है गा ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। ये कहते हुए जहान उस कैट को अपने पास अपने बहुत करीब रखकर मसाज करने लगा, सहलाने लगा। वो कैट भी जहान की बाहों में सुकून पा रही थी और लगभग वहीं पर वो जहान की उस बियर नेक के अंदर स्निगल करने लगी। जहान के अंदर बहुत सारे इमोशंस इस वक्त आ चुके थे। जहान ने कहा, लगता है मैं तुम्हें भूल गया पर गा तुम्हें नहीं भूले। गा, आई रियली मिस यू। मैंने क्या कुछ पीछे छोड़ दिया, पर आपने सब कुछ अभी तक संभाल कर रखा है, यहाँ तक कि तुम्हें भी। कहते हुए उसने कैट की तरफ देखा, पर आप है कहाँ? कहते हुए जहान पूरे घर की तरफ देखने लगा। फिर उसने उस कैट से सवाल पूछा, गा कहाँ है? तुम्हारे मास्टर कहाँ है? क्या तुमने उन्हें देखा है? कैट ने कोई जवाब नहीं दिया। जहान ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती, पहले तो मेरे हर चीज़ का जवाब देती थी। ये कहते हुए जहान ने उस कैट को वहीं छोड़ दिया और वहीं रखे हुए फ़ोन को मिलाकर ईबो को कॉल लगाने की कोशिश करने लगा। पर 2-3 कॉल के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो जहान फ्रस्ट्रेटेड होकर वहीं काउच पर बैठ गया। उसने कहा, गा क्या आप ऑफिस चले गए हैं? फिर जहान ने अपने ही सर के ऊपर मारते हुए कहा, डेफिनेटली, वो तुम्हारी तरह थोड़ी है जो कि सोते रहे। यू स्लीपी हेड, तुम्हारे सोने की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। सही कहता था जियांग जैंग, तुम सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए जहान बड़बड़ाने लगा। फिर वो तुरंत अपने कमरे में गया, खुद को रेडी कर लगभग बात लेते हुए अब 11 बज चुके थे। जहान नीचे आया।
उसने ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर देखा तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रखा था। जहान ने वही ब्रेकफास्ट किया और ईबो को याद करने लगा। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, आप चले गए हैं तो क्या हुआ, ये जहान आपके लिए लंच लेकर जाएगा। आखिर आपके हस्बैंड को आपकी केयर तो करनी ही चाहिए। ये कहते हुए जहान अब पूरी इंटेंसिटी के साथ लंच प्रिपेयर करने लगा। वो बहुत मन से और दिल से लंच प्रिपेयर कर रहा था। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो ईबो से ये कहेगा, वो कहेगा। ये सारी डेडिकेशन के साथ ही समय गुजर गया और अब लंच बनकर तैयार था। कुछ घंटों की लंबी मेहनत और बहुत सारी थकावट के साथ जहान अपने उस टिफिन बॉक्स को देख रहा था जिसे उसने बहुत ही ज़्यादा मन से तैयार किया था। उसके बगल में उसकी वो कैट भी जहान को अपनी डेजलिंग आइज से देख रही थी। जहान ने अपनी चार्मिंग स्माइल देते हुए कहा, क्यों बनी, गाको ये पसंद आएगा ना। कैट ने भी अपनी पूंछ को हिलाया जैसे कि वो जवाब देने की कोशिश कर रही हो कि डेफिनेटली पसंद आएगा। जहान ने कैट को किस किया और अब वो टिफिन बॉक्स उठाकर आगे बढ़ने लगा। जहान ने सोचा कि वो डायरेक्ट ईबो को जाकर क्यों ना ऑफिस में सरप्राइज दे। यही सारे थॉट्स लिए हुए वो अब कुछ ही देर के अंदर ईबो के ऑफिस के सामने खड़ा हुआ था। जेड डेल्टा टेक कंपनी। इस कंपनी को जहान ने बहुत सालों पहले देखा था और आज वापस उसे देखकर एक अजीब से इमोशंस उसके अंदर जैसे अपनी जगह बना रहे थे। फिर भी जहान ने अपने उस धड़कते हुए दिल को थोड़ा सा शांत किया और अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हुए कहा, कम ऑन जहान, इतना भी नर्वस होने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने पोगा से मिलने जा रहे हो, अपने लाइफ से, अपने लव से, इतना भी ज़्यादा क्या डरने की ज़रूरत है। ये कहते हुए जहान ने अपने माथे के ऊपर से आते हुए उस पसीने को साफ किया और अपने लंबे लंबे कदम लेता हुआ वो रिसेप्शन पर पहुंच चुका था। सामने एक बेहद ही खूबसूरत सी लेडी खड़ी हुई थी जो अपने सामने इस अनइनवाइटेड गेस्ट को देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी। उस लेडी ने अपनी आंखें उठाकर सामने खड़े हुए शख्स को देखा जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था पर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चार्मिंग थी। उस लड़की ने पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू सर। जहान ने भी अपनी उस खूबसूरत सी आवाज़ में जवाब दिया, मैम क्या मैं आपके CEO से मिल सकता हूँ। उस लड़की के हाथ उसके कीबोर्ड पर रुक चुके थे और उसकी आंखें और ज़्यादा तीखी हो गई थी। उसने कहा, सर। जहान ने कहा, जी हाँ, मुझे आपके CEO से मिलना है। उस लड़की ने कहा, सॉरी सर, बट मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट थी। जहान ने कहा, अब मुझे कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, हो सकता है कि आपको ना हो, बट आप हमारे CEO से नहीं मिल सकते। जहान ने इंसिस्ट करते हुए कहा, अरे क्यों नहीं मिल सकता, आप उनसे कहिए तो सही कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, सर मैं कह तो देती, बट आप मिल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे बॉस यहाँ है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। जैसे ही जहान ने यह सुना, एकाएक उसका दिल जैसे जो इतनी तेजी के साथ धड़क रहा था वो शांत हो गया। जहान ने लगभग शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहा, आउट ऑफ टाउन। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी सर, CEO कंट्री से बाहर गए हुए हैं। जहान ने कहा, कब और कितने दिन के लिए। उस रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सर बॉस आज ही सुबह सुबह बाहर गए हुए हैं और लगभग 15 दिन के लिए बाहर गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। जहान ने कहा, क्या 15 दिन के लिए। जहान के लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। इसके बाद जो कुछ भी रिसेप्शनिस्ट ने कहा जहान ने कुछ भी नहीं सुना। वो अपने उन थके हारे कदमों से लगभग कब उस डेल्टा टेक कंपनी के बाहर आ गया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके हाथ में उसका वही टिफिन बॉक्स था। वो अपनी ही सुध में चल रहा था। अचानक से बाहर बहुत ज़्यादा बादल हो गए और बारिश कब बरसने लगी जहान को पता नहीं चला। देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म बारिश से भीग चुका था। उस बारिश के अंदर उसके आंसू उसके चेहरे के ऊपर जैसे घुल मिल गए थे, पर फिर भी उसकी लाल आंखों को देखा जा सकता था। जहान ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और अपने कांपते हुए हाथों से ईबो का नंबर डायल किया। द पर्सन यू हैव कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बार बार जहान कॉल डायल करता रहा और यही रिपीट मोड पर मैसेज बजता रहा। आखिरकार जहान की पूरी बॉडी ने अपनी सारी स्ट्रेंथ को खो दिया था। ठंडी हवाएं, तेज़ बारिश और जहान का वो कांपता हुआ शरीर। जहान वहीं अपने सर को अपने घुटनों में दबाकर बैठ गया। उसका वो टिफिन भी इसके साइड में रखा हुआ था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, लगभग हार्ट ब्रोकन थी। जहान अपने आप को बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहा था। शादी के अगले ही दिन ईबो का इस तरीके से चला जाना, वो भी 15 दिन के लिए। जहान को ऐसा लग रहा था वो 15 दिन नहीं है बल्कि एक 15 साल का एक बहुत लंबा पीरियड है और जहान को इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ये इंतज़ार जहान के लिए बहुत भारी था। कब मिनट, सेकंड्स, घंटों में बदले और लगातार 2 घंटे तक जहान वहीं बैठकर उस बारिश में भीगता रहा। वो बेशक कोने में बैठा हुआ था पर उसके कांपते हुए शरीर को देखा जा सकता था। एक कार की फ्लैश लाइट जहान के ऊपर फ्लैश हुई। जहान अपनी ही सुध में था पर उस कार का हॉर्न सुनकर एक जहान ने अपने चेहरे को उठाकर सामने देखा तो सामने से भागता हुआ जियांग आ रहा था। उसने जहान के कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम पागल हो, कर क्या रहे हो यहाँ आखिरकार। जहान ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने आप को जियांग की बाहों में छोड़ दिया और बहुत तेजी के साथ रोने लगा।
जियांग ने भी जान को अपनी बाहों में भर लिया था। वो जान को पीठ को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे महसूस हो गया कि जान की पूरी बॉडी कांप रही है और बहुत हद से ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। जियांग ने कहा, आखिर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? जान ने कहा, जियांग। वो बस आगे कुछ कह ही नहीं पाया। जियांग ने भी जान को उठाया और दोनों गाड़ी में बैठकर अपना सफ़र तय कर रहे थे। जान जियांग की लैब में लेटा हुआ था और जियांग जान के बालों को सहला रहा था। दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। वहीं चाइना के बाहर मसामिया में मिस्टर वे अपने कैबिन में बैठे हुए थे और उसके सामने उनका सेक्रेटरी खड़ा हुआ था जो उन्हें रिपोर्ट दे रहा था। मिस्टर वी अपनी नज़रें झुकाकर अपनी किताब के ऊपर लगभग अपनी पकड़ को मजबूत कर बैठे हुए थे, क्योंकि जो कुछ भी वो सुन रहे थे वो उनके दिल को तोड़ रहा था। उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर, जहान पापा ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे सभी लोगों ने उनके ऊपर नज़रें रखी हुई हैं। आज तो वो लगभग 2 घंटे तक बारिश में भीगते रहे। मिस्टर वी ने कहा, तो उसे वापस आने के लिए क्यों नहीं कहते? उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर आप तो जानते ही हैं, जहान बाबा कभी भी आने के लिए राजी नहीं होंगे। मिस्टर वी ने भी थक हार कर सांस ली। उन्हें पता था यही कुछ होने वाला है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बेटे ने जो डिमांड की थी। उसके बाद असिस्टेंट ने अपने आप को बो किया और वो रूम छोड़कर जा चुका था। मिस्टर वी की आंखों से आंसू निकल गए। ये सब कुछ पुराने पन्नों जैसा ही तो था, पहले भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। जान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो माय चाइल्ड? तुम क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि उस चीज़ को थाम लो। अगर एक बार चीज़ बिखर जाती है तो जोड़ने के बाद उसमें दरार रह ही जाती है, और रिश्ता कुछ इसी तरीके की चीज़ है। तुम्हें अपने लव को छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी जो तुम्हारी मॉम ने की, पर तुम भी उसकी गलती को दोहरा रहे हो। ये ठीक नहीं है। ये कहते हुए मिस्टर वे की आंखों से आंसू निकल गए थे। कुछ इतिहास में पुराना दबा हुआ उन्हें याद आ गया था। कुछ ऐसा ही तो हुआ था। उनके हाथ में एक किताब थी जिसका टाइटल था माय लास्ट मिस्टेक। कुछ पेज खुले हुए थे जो लगभग शायद उन्हीं से जुड़े हुए थे। यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होगा। ये फ्लैशबैक वहीं से शुरू होगा जहाँ हमने आखिरी फ्लैशबैक छोड़ा था, यानी कि जुन के पास जब एक कॉल आया था उसके ऑफिस से कि उन्हें ऑफिस जाना होगा, वहीं से शुरू होगा। जुन ने लगभग सभी को कॉल ट्राई कर लिया था पर किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था सिवाय जियांग फेंगमियान के। उसके बाद जुन जियांग फेंगमियान के साथ अपने ऑफिस मीटिंग में जा चुकी थी। सब कुछ हैंडल करने के बाद जुन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और किसी और पर नहीं बल्कि सी हुआ पर। जुन ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने फ़ोन को खोल कर देखा कि शायद उसमें सी हुआ की कोई कॉल हो, क्योंकि जुन ने सी हुआ को बहुत सारे कॉल ट्राई किए थे, पर जुन को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी क्योंकि सी हुआ ने उसे कोई कॉल बैक नहीं किया। जियांग फेंगमियान ने कहा, शांत हो जाओ जुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जुन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो सच में फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ था वो अभी तक उसने बाहर नहीं निकाला था। वो होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो अक्सर वो गुस्सा उसी इंसान पर उतरता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और यही कुछ जुन और सी हुआ के बीच हुआ। जुन लगभग गुस्से में लबालब होकर जैसे ही कॉलेज में पहुंची, उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि सी हुआ वहीं कैंटीन में खड़ी हुई थी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। जुन लगभग भागती हुई सी हुआ के पास पहुंची और लगभग उसे चिल्लाते हुए कहा, सी हुआ, हमारा फ़ोन कहाँ है? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि एक पल के लिए वहाँ कैंटीन में सब लोग शांत होकर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। सी हुआ भी एकदम से भौचक्की हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जुन इतना ज़्यादा गुस्से में होकर उसका नाम पुकारेगी और इतना हार्शली उसे पुश करेगी। सी हुआ ने कहा, जुन, आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरीके से कैसे बात कर रही हो? जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? सी हुआ ने अपने बैग को टटोल कर अपने फ़ोन को बाहर निकाला और जुन की तरफ दिखाते हुए कहा, ये रहा मेरा फ़ोन। जुन ने खींच कर सी हुआ से फ़ोन लिया और उसे खोल कर दिखाते हुए कहा, देखो इसकी तरफ, देखो इस पे। जुन बहुत ज़्यादा चीख रही थी। सी हुआ ने भी अपनी उन आंसू भरी आंखों से उस फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें जुन के लगभग 20 से 25 मिस कॉल थे और बहुत सारे मैसेजेस थे, अनगिनत मैसेजेस। सी हुआ बहुत परेशान थी अपनी ही प्रॉब्लम से, और इस वक्त जुन को इस तरीके से अपने सामने देखकर वो भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। उसे चिल्लाते हुए कहा, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो तुम? जुन ने कहा, हो कम ऑन, मैंने तुम्हें छोड़ा क्या? तुम तो बिल्कुल ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गई। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। सी हुआ ने कहा, अगर तुम मुझे कॉल कर भी रही थी तो क्या हो गया? व्हाट्स अ बिग डील? मैंने नहीं कॉल पिक किया। तुम भी तो ऐसा ही करती हो ना। इस वक्त दोनों ही फ्रेंड्स आपस में अपनी अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही थी और उनका जो गुस्सा था उनकी लड़ाई में बाहर आ रहा था। जो एक दूसरे से ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन थी, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स ना बताने की फ्रस्ट्रेशन थी, वो कुछ इस तरीके से बाहर आ रही थी। जुन ने जब सी हुआ का ऐसा जवाब सुना तो उसने कहा, सीरियसली
क्या हो गया? अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तब भी तुम फोन नहीं उठाओगी ना? मेरे मरने की खबर जब तुम्हारे पास पहुंचेगी तभी तुम यही कहना कि तो क्या हो गया, व्हाट्स अ बिग डील। सिहुआ ने लगभग जुन को चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। अगर एक बार और तुमने इस तरीके की बात को अपने मुंह से बाहर निकाला ना, तो जुन ने कहा, तो क्या करोगी तुम? सिहुआ ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरे सामने मत आना। ये कहते हुए सिहुआ वही जुन को छोड़कर लगभग कैंटीन में से भाग चुकी थी। जुन को भी रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि कैंटीन में सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। जुन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो, अपना काम करो। ये कहते हुए जुन अब लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जुन को पता चल चुका था कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, क्योंकि सिहुआ की आंखों से गिरते हुए आंसू ने उसे एकदम से रियलिटी में ला दिया था। गुस्से में उसने कुछ बहुत ज्यादा ही बोल दिया। वो अपने आप को बस शांत करने की कोशिश कर रही थी। जियांग फेंगमियान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखा ना, मैंने कहा था कि शांत हो जाओ, पर तुम शांत नहीं हुई। अब तो ठीक है ना? जुन ने कहा, पर मैं क्या करूं, मैं बस बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसको सामने देखकर बस सब कुछ उस पर निकल गया। जियांग फेंगमियान ने कहा, मैं जानता हूँ, हम गुस्सा भी उसी से करते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जाओ संभालो उसे। ये कहते हुए जियांग फेंगमियान ने जुन को पुश कर दिया। सो हे एवरीवन, थैंक गॉड मैं अब वापस आ चुकी हूँ। फाइनली अब मैं रिकवर हो गई हूँ। जो प्रॉब्लम्स थी वो अब लगभग जा चुकी हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हैं तो उन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। एंड आई एम रियली 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 सॉरी। जितना बोलूँ उतना ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आई एम रियली सॉरी। इस ऑथर को माफ़ कर दीजिएगा जो उसने इतना ज़्यादा डिले कर दिया। आप लोगों के पेशेंस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। जिन ने मुझे डेली मैसेज किया, मुझसे पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, अब मैं ठीक हूँ या नहीं, तो गाइस रियली हेड्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर की। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता था, उस टाइम पे सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता था। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ, ठीक हूँ। हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। हाँ, मैं चाहती थी कि मैं इसे नवंबर तक ख़त्म कर दूँ, बट अब तो नवंबर ही ख़त्म हो गया। तो कोई नहीं, हम दिसंबर में इस स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जैसे कि स्टोरी डिले हो चुकी है और बहुत पीछे भी पहुँच चुकी है। मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं नवंबर तक कंप्लीट करूँगी। खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइज जो अभी तक मुझसे जुड़े रहे, जिन्होंने पूछा कि मेरी तबीयत अब ठीक है या नहीं। तो फाइनली मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है, तो कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी कि अब कोई ज़्यादा बीच में डिले ना आए। फिर भी अगर आता है तो आई एम रियली सॉरी। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। जहान और ईबो का और सिहुआ और जुन का ये जो उलझा हुआ सा रिश्ता है वो अब धीरे धीरे सुलझेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पुराना भूलना नहीं है। अगर भूल जाओ तो कनेक्ट करने की कोशिश कर लेना पुराने किसी चैप्टर से। ओके चलिए, तो बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैं पूरी मेरी तरफ से कोशिश करूँगी कि हर चीज़ सुलझी हुई नज़र आए। जो उलझे हुए रिश्ते हैं, जो उलझी हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास में दबी हुई हैं, वो अब क्लियर होंगी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वेट करूँगी कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।